महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए राजनीतिक संकट समय बीतने के साथ साथ गहराता जा रहा है। इस सियासी उठापटक पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। हालात ऐसे हैं कि शिवसेना के अस्तित्व पर संकट दिख रहा है। संजय राउत और उद्धव ठाकरे के सारे दांव फेल हो चुके हैं। वहीं इस पूरे मामले पर शिवसेना के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत भी लगातार बयान दे रहे हैं। बगावत करने वाले विधायकों पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। गुवाहाटी के एक होटल में डेरा जमाए बागी विधायकों को संजय राउत ने जिंदा लाश तक बता दिया। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना में हुई इस बगावत की सबसे बड़ी वजह संजय राउत को ही माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि राउत की भाजपा विरोधी सोच और शरद पवार के करीबी शिव सैनिकों को चुभ रही थी। उनके खिलाफ शिव सैनिकों के एक बड़े वर्ग में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, राउत को ही भाजपा से गठबंधन तोड़कर महाविकास अघाड़ी बनवाने का जिम्मेदार माना जाता है। जानकारों का मानना है कि इस समय शिवसेना में जो दो फाड़ हुई है उसके लिए एकनाथ शिंदे नहीं बल्कि संजय राउत जिम्मेदार हैं, क्योंकि राउत के कई बयान शिव सैनिकों के एक बड़े वर्ग को पसंद नहीं आ रहे हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आज शिवसेना का जो हाल है उसके 90% जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अकेले संजय राउत हैं। सामना में लेख लिखते लिखते संजय राउत ने 2019 विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार की जो पटकथा लिखी उसका अंत शिवसेना के बिखराव के साथ हो रहा है। पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन शिवसेना ने अपना मुख्यमंत्री बनाए जाने की जिद पर डटकर भाजपा से नाता तोड़ लिया। कहा जाता है कि संजय राउत ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को भरोसा दिलाया कि अगर भाजपा शर्त नहीं मानती है तो कांग्रेस एनसीपी के समर्थन से उनके मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब वो पूरा करवाएंगे। राउत ने 106 सीटें जीतने वाली भाजपा को किनारे करके 56 सीटों वाली शिवसेना के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री तो बनवा दिया, लेकिन उसकी बड़ी कीमत आज पूरी पार्टी को चुकानी पड़ रही है। शिवसेना के करीब 42 विधायक पार्टी से अलग राह पकड़ चुके हैं। न केवल बागी विधायक बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ साथ स्वतंत्र विश्लेषक भी संजय राउत को बहुत ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने शिवसेना को आज इस हाल में पहुंचा दिया जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। इतना होने के बावजूद संजय राउत के तेवर नरम नहीं पड़ रहे हैं। बगावत करने वाले नेताओं के खिलाफ संजय राउत जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। वो लगातार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें कम से कम उनके स्तर का तो नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब गुवाहाटी से 40 बागी विधायकों के शव मुंबई आएंगे तब हम सीधे पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर भेजेंगे। उन्होंने बागियों को भैंसा बताते हुए कहा था कि गुवाहाटी में एक मंदिर है जहां भैंसों की बलि दी जाती है। ये 40 भैंसें वहां बलि देने के लिए गई हुई हैं। उन्होंने कहा था कि शिव सैनिक सड़कों पर हैं, इशारे भर का इंतजार है। इस बयान के बाद बागी विधायकों के घरों और दफ्तरों पर हमले होने लगे। संजय राउत कह रहे हैं कि बागी विधायक कब तक गुवाहाटी में रहेंगे, मुंबई तो आना ही होगा। वो धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि बागियों को मुंबई आने की हिम्मत नहीं है। संजय राउत और क्या क्या कहेंगे ये सुनने समझने की बात है। राउत के बयानों पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने अपने अनियंत्रित बयानों से शिवसेना का जितना नुकसान करवाया उतना शायद भाजपा से संबंध तोड़कर धुर विरोधी दलों कांग्रेस और एनसीपी से नाता जोड़ने के कारण भी नहीं हुआ होगा। दरअसल शिवसेना के करीब 45 विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन देने का वादा किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले सभी विधायक गुवाहाटी के एक होटल में ठहरे हैं और सरकार गिरने का इंतजार कर रहे हैं। बागी विधायकों की एक ही मांग है कि शिवसेना महाविकास अघाड़ी से बाहर निकले। शिवसेना के कुल 55 विधायकों में 2/3 से ज्यादा बागी हो चुके हैं। यह आंकड़ा पार्टी तोड़ने के लिए जरूरी दल बदल कानून की शर्तें पूरा करने के लिए काफी है। पार्टी में हुई इस बगावत के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार तो जा ही चुकी है, बस औपचारिकता का इंतजार है। लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौती शिवसेना को बचाना है। एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे के नाम पर अपनी नई पार्टी का नाम रखने का फैसला किया है, शिवसेना बाला साहब ठाकरे। बाला साहब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पिता थे। इस कारण संजय राउत कह रहे हैं कि शिंदे अपने बाप के नाम पर पार्टी का नाम रखें। तो ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं कि संजय राउत कैसे शिवसेना में पद तक पहुंचे और कैसे वो ठाकरे परिवार के इतने नजदीक पहुंच गए कि वो कुछ भी कह सकते हैं। दरअसल एक मैगजीन में काम करने के कारण संजय राउत का संपर्क बाल ठाकरे और श्रीकांत से हुआ। वर्ष 1984 में संजय राउत पहली बार प्रमोद नावलकर, दत्ताजी साल्वी और वामन राव महादिक जैसे शिवसेना के बड़े नेताओं के साथ मंच पर दिखे। मौका था मार्मिक मैगजीन के सालाना समारोह का।
धीरे धीरे शिवसेना में राउत का कद इतना बढ़ गया कि वो बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और श्रीकांत के पुत्र राज ठाकरे के बीच अनबन को दूर करने में अपनी भूमिका निभाने लगे। 1989 में शिवसेना ने मराठी दैनिक सामना का प्रकाशन शुरू किया। वरिष्ठ पत्रकार अशोक पादुद्री इस मुखपत्र के कार्यकारी संपादक बनाए गए। 3 वर्ष बाद 1992 में वो हटे तो संजय राउत को उनकी जगह मिल गई। बाल ठाकरे सामना के संपादक हुआ करते थे, लेकिन संपादकीय लिखा करते थे राउत, जिसे बाल ठाकरे का मत माना जाता था। ठाकरे को राउत पसंद थे। पार्टी ने साल 2004 में पहली बार राउत को राज्यसभा भेजा और तब से वो लगातार चौथी बार जीतकर संसद के उच्च सदन में बने हुए हैं। और जैसे जैसे सरकार ने यहाँ महाराष्ट्र में सत्ता संभाली, शिवसेना का मुख्यमंत्री पहली बार सामने आया, उसके बाद राउत के तेवर और तेज हो गए। यहाँ शिवसेना के मुख्यमंत्री तो पहले भी बनते रहे हैं, लेकिन ठाकरे परिवार का मुख्यमंत्री या ठाकरे परिवार का चेहरा पहली बार सामने आया था, जिनके करीबी राउत बताए जाते हैं। ऐसे में राउत के तेवर और तीखे हो गए और माना जाने लगा कि उद्धव ठाकरे की चुप्पी कहीं ना कहीं संजय राउत को और ताकत देती है और वो बाला साहब ठाकरे के अंदाज में अपने बयान देते रहते हैं। लेकिन आज के दौर की राजनीति में ये बयान भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि संजय राउत बाला साहब ठाकरे नहीं हैं। उनकी इमेज जनता के बीच में और बाला साहब के समर्थकों के बीच में वो नहीं है। बेशक बाला साहब ठाकरे को वो पसंद थे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।